आज के इस अंक में कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए इकाई 2 में बहुपद से संबंधित जो प्रारंभिक अवधारणाएं हैं, जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, उस पर चर्चा के बाद कुछ गतिविधियां यहाँ पे समझाई जाएंगी। तो आज अपन ने आज के अंक में बहुपद इकाई 2 को जोड़ा है। तो इसमें सबसे पहले देखें जो बहुपद शब्द है, बहुपद शब्द को कैसे अपन परिभाषित कर सकते हैं, या हम कैसे कह सकते हैं कि जो स्थिति दी है वो बहुपद है। गणित में बहुपद और व्यंजक इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो व्यंजक है और बहुपद है, इसका पृथक्करण करना यदि आपके लिए आ जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि दी गई स्थिति बहुपद के रूप में है या दी गई स्थिति व्यंजक के रूप में है। तो यहाँ पर पहले उदाहरण में देखा अपन ने 2 धन 3x धन 4x वर्ग, 2 धन 3x धन 4x वर्ग, ये एक बहुपद है। बहुपद इसलिए है, इसको अपन व्यवस्थित क्रम में करें, 4x वर्ग धन 3x धन 2। इसमें जो चर की घातों का क्रम है वो पूर्णांक में है, पूर्ण संख्याओं में है, अपूर्ण संख्याओं में नहीं है। तो जब चर की घातों का क्रम पूर्ण संख्याओं में हो तो उसका वर्गीकरण अपन बहुपद के रूप में करते हैं। तो ये निश्चित रूप से क्या है, बहुपद है। दूसरे उदाहरण में देखें, x धन 1/x। अब इसके लिए अपन एक बहुपद से परिभाषित नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जो चर की घातें हैं वो पूर्ण संख्याओं में नहीं हैं। x धन x के ऊपर ऋण 1 की घात, 1/x को अपन ने किस रूप में लिखा, x के ऊपर ऋण 1 की घात। पूर्व की कक्षाओं में देखा है अपन ने a के ऊपर ऋण 1 की घात का मान 1/2 के ऊपर ऋण 1 की घात का मान 1/2, x के ऊपर ऋण 1 की घात का मान 1/x। मतलब ये एक a इनवर्स है। जब इसका अपन विपरीतार्थक निकालेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, 1/a, 2 के ऊपर ऋण 1 की घात का मान 1/2, x के ऊपर ऋण 1 की घात का मान 1/x, 25 के ऊपर ऋण 1 की घात का मान 1/25। तो इस प्रकार के अपन ने अवलोकन पूर्व की कक्षाओं में किए हैं। तो उसी के आधार पर 1/x को अपन ने किस में परिवर्तित किया, x के ऊपर ऋण 1 की घात में। अब इसमें जो घातों का क्रम है वो पूर्ण संख्याओं में नहीं है, मतलब ऋणोत्तर घात है, और ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। पूर्ण संख्याओं की चर्चा अपन ने पूर्व में की थी, 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10। इस क्रम को अपन ने पूर्ण संख्या से परिभाषित किया था। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस क्रम को अपन आगे तक ले गए थे, अनंत तक ले गए थे। तो जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या में नहीं है। यदि किसी भी चर का मान ऋणोत्तर रूप में है या ऋणात्मक रूप में प्राप्त हो रहा है, मतलब उसकी घातांक जो अपने लिए दिख रही हैं या प्राप्त हो रही हैं वो ऋणोत्तर स्थिति में है, तो उसकी कोई लिए अपन बहुपद में विभाजित नहीं करेंगे। उसके लिए अपन एक व्यंजक की संज्ञा दे सकते हैं। तो x धन x के ऊपर ऋण 1 की घात क्या है, एक व्यंजक है। तो इसके लिए अपन किस में रखेंगे, व्यंजक में रखेंगे। सही बच्चे देखें इसमें कि इसके लिए अपन ने एक बहुपद का रूप दिया है। बहुपद का रूप इसलिए दिया है क्योंकि इसकी जो चर की घातें हैं वो पूर्णांक में है, ऋणोत्तर पूर्णांक में नहीं है, पूर्णांक में दी गई हैं, इसलिए इसको अपन किस में रखेंगे, बहुपद में। जबकि इस वाले व्यंजक को अपन ने बहुपद के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है। किसके रूप में वर्गीकृत किया है, व्यंजक के रूप में वर्गीकृत किया है, क्योंकि इसमें चर की घात किस स्थिति में है, ऋणोत्तर पूर्णांक में है।
जब तक चर की घात पूर्णांक में ना हो और ऋणात्मक पूर्णांक में प्राप्त हो रही हो तो उसके लिए अपन बहुपद से परिभाषित नहीं करेंगे। इसकी व्यवस्थित परिभाषाएं भी मतलब विशेष विभिन्न प्रकार के गणतज्ञों ने दी हैं, लेकिन उदाहरण के रूप में इसको समझ पाना ज़्यादा सरल है। एक व्यंजक लिया, इसको बहुपद इसलिए परिभाषित किया क्योंकि इसमें चर की घातें पूर्णांक में हैं। अब यहाँ पे 3x है, इस x के ऊपर कोई घात नहीं है तो अपन 1 की घात मानेंगे। यदि यहीं पर ऋण 1 की घात अपने लिए प्राप्त होती तो फिर j भी बहुपद नहीं होता। इसको भी अपन किस में वर्गीकृत करते, व्यंजक में वर्गीकृत करते। लेकिन इस क्रम के आधार पे जब अपन ने इसको व्यवस्थित किया तो यहाँ पे 4x वर्ग धन 3x धन 2, मतलब इसके ऊपर धन 1 की घात है तो इसकी घातें पूर्णांक में है, इसलिए इसको अपन ने बहुपद में वर्गीकृत किया है। इसकी घातें पूर्णांक में नहीं है इसलिए इसको अपन ने व्यंजक में परिभाषित किया है। छोटी सी अवधारणा है व्यंजक और बहुपद की, तो इसमें ध्यान रख के चलें कि जितने भी बहुपद हैं वो सभी व्यंजक होंगे, लेकिन जितने व्यंजक हैं आवश्यक नहीं कि वो बहुपद हों। ध्यान रहे 2, 3, 5, 7, ऋण 6, ऋण 8, 2, 3, 7, 5, ऋण 7, 8 इस प्रकार के जो वन्यमान ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं जे भी एक बहुपद के रूप में हैं। वस्तुतः इन सभी को बहुपद के रूप में अपन इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि ये अचर बहुपद के रूप में हैं, जिसे अपन कंस्टेंट बोलते हैं। ये अचर बहुपद के रूप में हैं, मतलब जो अचर बहुपद है उसको स्थिर पद से भी परिभाषित किया गया है। जो त्रिपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद x चर में है, केवल त्रिपदी बहुपद का एक ही चर है। एक ही चर कौन सा है, x है, लेकिन इसके कितने पद हैं, 1, 2 और 3 पद हैं। तो इसमें दिया गया बहुपद त्रिपदी बहुपद है, x चर में है। यहाँ पर इसके लिए अपन ने स्थिर पद से परिभाषित किया है। ये जो 2 है ये स्थिर पद है। तो इस प्रकार से 2, 3, 7, 5, ऋण 7, 8 ये सभी अचर बहुपद कहलाते हैं। जो मान अपने लिए यहाँ पे दिख रहा है 4x वर्ग धन 3x धन 2, तो यहाँ पर जो तो त्रिपदी बहुपद है, लेकिन इन संख्याओं को अपन ने लिखा तो 2 क्या है, अचर बहुपद है। 3 क्या है, अचर बहुपद है। 7 क्या है, अचर बहुपद है। 5 क्या है, अचर बहुपद है। तो इन सभी को अपन इन विभिन्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। अचर बहुपद शून्य भी होता है, अचर बहुपद जो है वो शून्य भी होता है। तो अचर बहुपद शून्य को हम शून्य बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद शून्य को हम शून्य बहुपद कहते हैं। साथ ही हम उच्च कक्षाओं में इसका और गहनता से अध्ययन करेंगे और शून्य बहुपद की अवधारणा सभी प्रकार के बहुपद में परिपूर्ण रूप से समाहित की गई है। तो शून्य बहुपद एक अति महत्वपूर्ण बहुपद है जो आगामी कक्षाओं में आपके लिए जोड़ दिया जाएगा। बहुपद जैसे अध्यायों में इसका समावेश करके इसको अति महत्वपूर्ण क्रम दिया जाएगा। तो इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि शून्य भी एक मतलब अचर बहुपद पे अपन यदि चर्चा करें तो शून्य भी एक अचर बहुपद है। तो शून्य अचर बहुपद को अपन शून्य बहुपद कहते हैं। तो यहाँ तक अपन ने देखा कि अपन आसानी से देख के बता सकते हैं कि कौन सी स्थिति बहुपद है और कौन सी स्थिति व्यंजक है। इसके आगे कुछ उदाहरणों में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला उदाहरण लिया अपन ने 3x धन 4, दूसरा उदाहरण लिया 2x धन 1/x, तीसरा उदाहरण लिया वर्गमूल y धन वर्गमूल x। अब यहाँ पर 3x धन 4 एक बहुपद है, 2x धन 1/x यह बहुपद नहीं है। क्यों? 2x धन x के ऊपर ऋण 1 की घात, मतलब चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक में मिलने लगी। और जैसे ही चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक में मिलती है तो उसके लिए अपन बहुपद में वर्गीकृत नहीं करेंगे, क्योंकि चर की घात एक धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए।
चर की घात एक धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी उसको अपन बहुपद में वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पर y के ऊपर ऋण 1/2 की घात, x के ऊपर ऋण 1/2 की घात। जैसे ही कर्णी मान हटता है किसी संख्या के ऊपर से, तो उसके ऊपर जो भी स्थिति दी हो, मतलब यहाँ पे धन 1/2 और ऋण धन 1/2, इन दोनों परिस्थितियों को अपन व्यक्त करते हैं। मान लो वर्गमूल 2 के ऊपर करनी है, तो 2 के ऊपर कितने की घात? 1/2 की घात। तो करनी का अर्थ ही होता है, करनी का अर्थ क्या होता है? 1/2 की घात। यहाँ पर तीसरा मूल हो, तो जैसे यहाँ से जो घनमूल हटेगा, तो घनमूल हटने पर यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? 1/3 की घात। तो जी यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं नहीं हैं, पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, तो इस क्रम को भी अपन व्यंजक में ही व्यवस्थित करेंगे, इसको बहुपद से परिभाषित नहीं करेंगे। अर्थात करणी y धन करणी x एक व्यंजक है, एक मतलब बहुपद नहीं है। तो ये क्या है? व्यंजक है। ये भी क्या है? व्यंजक है। फिर से इसकी पुनरावृत्ति करें, प्रत्येक बहुपद एक व्यंजक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यंजक एक बहुपद नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से व्यंजक और बहुपद की अवधारणा को इन विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपन पृथक पृथक समझ के आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि यदि कोई समस्या आपके लिए दी जाती है कि दी गई समस्या व्यंजक है या बहुपद है, तो बहुपद तभी अपन संभव करेंगे जब चर की घातें पूर्णांक में हों। यदि पूर्णांक में चर की घातें नहीं हैं, पूर्ण संख्या में चर की घातें नहीं हैं, तो फिर उसके लिए अपन बहुपद से परिभाषित नहीं करेंगे। अपूर्ण संख्याएं यदि प्राप्त हो रही हैं इस प्रकार से, मतलब ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में, तो जैसे ही ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में अपने लिए चर के ऊपर घात प्राप्त होती है, तो उसको बहुपद से परिभाषित नहीं किया जाएगा, उसे हम किससे परिभाषित करेंगे? व्यंजक से परिभाषित करेंगे। तो बहुपद के इस क्रम में हमने देखा कि किस प्रकार से हम बहुपद और व्यंजक का वर्गीकरण कर सकते हैं। अभ्यास के आधार पर जब आप गतिविधियां करेंगे, तो इसमें जो कुछ भी मतलब स्थिति आप समझ पाने में असमर्थ रहे हैं, उसको भी आप आसानी से हल करना सीख जाएंगे। अब इसके आगे देखते हैं कि बहुपद में किस प्रकार के प्रश्नों को समावेशित किया जाता है और दिए गए बहुपद में से कितने प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। काफ़ी सरल अवधारणाएं हैं, यदि अपन उसके लिए समझने की कोशिश करें। जैसे एक उदाहरण लिया यहाँ पे, 2x घन ऋण 3x वर्ग धन 4x धन 5। दी गई स्थिति एक बहुपद है, पूर्णांक ऋणात्मक हो मतलब जो गुणांक है, गुणांक ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन जो चर की घात है वो यदि ऋणात्मक प्राप्त होती है, तो फिर उसके लिए अपन बहुपद से परिभाषित नहीं करेंगे। तो 2x घन ऋण 3x वर्ग धन 4x धन 5 दी गई स्थिति एक बहुपद के रूप में है। पहला प्रश्न इसमें से बनता है, बहुपद की घात क्या है? तो जो बहुपद की चर के रूप में अधिकतम घात होगी, बहुपद तो ये दिया है 2x घन ऋण 3x वर्ग धन 4x धन 5, लेकिन किस चर में है? x चर में है। तो x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। प्रश्न दूसरा, बहुपद किस चर में है? ध्यान देने वाली बात है, बहुपद किस चर में है? तो बहुपद x के रूप में है, x चर के रूप में है। तीसरा प्रश्न बनेगा इसमें, बहुपद का क्या नाम है? बदल बदल के कई प्रश्न बन सकते हैं, कुछ प्रश्न अपन यहाँ पे इसी से जोड़ के चल रहे हैं। बहुपद का क्या नाम है? तो ये एक वर्ग घन बहुपद है। जी कौन सा बहुपद है? एक घन बहुपद है। तो बहुपद का क्या नाम है? तो इसको अपन बोलेंगे घन बहुपद।
और इसको देखें त्रिघाती बहुपद, क्या बोलेंगे इसको? त्रिघाती बहुपद। चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए इसको अपन त्रिघाती बहुपद से परिभाषित कर सकते हैं। सामान्य शब्दों के आधार पे अपन कह सकते हैं कि ये घन बहुपद है। 3 की घात को अपन घन बोलते हैं, 2 की घात को वर्ग बोलते हैं, 4 की घात को चतुर्थ मूल, 5 की घात को 5वां मूल। तो ये घन बहुपद भी है और त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद है, मतलब इस बहुपद का वर्गीकरण अपन किस में करेंगे? त्रिघाती में। अगला प्रश्न, बहुपद कितने पदों में है? बहुपद 4 पदों में है। कितने पदों में दिया है? 4 पदों में दिया है। 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। अब देखें यहाँ पे सीधा अपन ने इस बहुपद को किस में रखा है? 4 पदों वाले बहुपद में। तो ये बहुपद से ही परिभाषित होगा। ये जो स्थिति है इसकी, ये किससे परिभाषित होगा? बहुपद से ही परिभाषित होगा। 4 पदों के बहुपद के लिए सीधा बहुपद से परिभाषित किया गया है, जबकि 2x धन 3 2 पदों वाला बहुपद है। 2x धन 3 कितने पदों में है? 2 पदों में है। 3x वर्ग धन 2x धन 4 ये 3 पदों में है। 2x ये 1 पद में है। 2 ये भी 1 पद में है। इसको द्विपद बहुपद बोलेंगे। द्विपद और द्विघाती, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। इन दोनों शब्दों के संबंध अलग अलग हैं। केवल और केवल जो स्थिति अपन यहाँ पे दिख रही है 2x धन 3 मतलब 1 पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। तो ये 2 पदों में है, मतलब इस बहुपद को अपन किससे परिभाषित करेंगे? द्विपदी बहुपद से। इस बहुपद को अपन किससे परिभाषित करेंगे? त्रिपदी बहुपद से। जो 3 पदों में है वो त्रिपदी बहुपद है। इसको अपन रैखिक बहुपद से परिभाषित करेंगे, जिसमें 1 पद हो और अधिकतम घात कितनी हो? चर के ऊपर 1 की। तो ऐसे x के ऊपर केवल और केवल कोई घात नहीं दिख रही है, तो इसके ऊपर अपन कितने की घात मानेंगे? 1 की घात मानेंगे। जब 1 की घात रहती है और वह घात धनात्मक हो तो उस 1 की घात को अपन स्पष्ट रूप से नहीं लिखते हैं। यदि इसके ऊपर ऋण 1 की घात दी होती तो निश्चित रूप से इस ऋण 1 की घात को अपन यहाँ पे लिखते, लेकिन फिर जी बहुपद नहीं होता। तो यहाँ पर 2x 1 पद में है, इसलिए ये 1 पदी बहुपद है। 2 एक अचर बहुपद है, वो कितने पद में है? 1 पद में है। तो यहाँ पर इसको अपन अचर बहुपद से परिभाषित करेंगे। तो जी यहाँ पे द्विघाती बहुपद, जी यहाँ पे त्रिघाती बहुपद, जी यहाँ पे रैखिक बहुपद और जी यहाँ पे एक अचर बहुपद। मतलब जो 2 है जी अचर बहुपद के रूप में है। 5 भी अचर बहुपद के रूप में है। 6 भी अचर बहुपद के रूप में है। ऋण 7 भी अचर बहुपद के रूप में है। ये चर की घातांक नहीं है, वरना अपन विचार करने लगे कि ये तो ऋणात्मक आ गई। और अभी सर बता रहे थे कि चर की घात ऋणात्मक नहीं होगी। जब चर की घात पूर्ण होगी तभी उसको बहुपद में वर्गीकृत करेंगे। तो ये एक अचर पद है, अचर पद ऋणात्मक भी होगा तब भी उसको अचर बहुपद के रूप में अपन स्वीकार करते हैं गणितीय परिभाषा के आधार पर। तो इतनी चर्चा इसलिए की थी, 2 पद में है तो द्विपदी बहुपद, 3 पद में है तो त्रिपदी बहुपद, 1 पद में है तो 1 पदी बहुपद या रैखिक बहुपद। फिर उसके बाद अचर बहुपद। अब इसको 4 पदों में है तो इसको चतुर्थपदी बहुपद गणितीय रूप में कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। इसको अपन सीधे बहुपद से ही परिभाषित करते हैं। जब 3 पद से अधिक पद आने लगे तो उसको बहुपद ही नाम दिया गया है। 5x 1 पदी बहुपद है, मतलब रैखिक है। 5x वर्ग धन 2x ये द्विपदी बहुपद है। 5x वर्ग धन 3
ये त्रिपदी बहुपद है। अब यदि इसमें एक पद और जोड़ दें 10x घन, तो इसमें 4 पद दिखने लगे, तो इसको अपन चतुर्थपदी बहुपद कह तो सकते हैं, लेकिन गणित में फिर इसके लिए सीधा बहुपद से परिभाषित किया गया है। इसको चतुर्थपदी बहुपद कहना गणितीय आधार पर ठीक नहीं है। तो इसमें अपन ने देखा कि बहुपद और व्यंजक की पहचान हम कैसे करते हैं। यदि किसी बहुपद को हमारे सामने रख दिया जाए तो उस बहुपद में कितनी संभावनाएं ऐसी हो सकती हैं जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे सामने प्रश्न के रूप में आ सकती हैं। तो इन चारों संभावनाओं को परीक्षा की दृष्टि से जोड़ा गया है। इन चारों प्रश्नों को परीक्षा के आधार पर आपसे पूछा जा सकता है। इसमें और स्थितियों को शामिल यदि अपन करें और आपसे कहा जाए कि x के ऊपर 3 की घात का गुणांक क्या है। अगला प्रश्न इसमें अपन क्रिएट करते हैं, x के ऊपर 3 की घात का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे देखें x के ऊपर 3 की घात पहले ही पद में दर्शाई गई है। अब इसका गुणांक कितना है, 2 है जी, 2 दिख रहा है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x वर्ग का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे x वर्ग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे x वर्ग का गुणांक कितना दिया है, 3 दिया है। देखो अधिकांश बच्चे 3 ही लिख देते हैं, जो यहाँ पे गलत है। इसके साथ में इसके चिन्ह का भी प्रयोग करके लिखना है। तो जो 3 गुणांक है, इस 3 का चिन्ह क्या है, ऋण का है। यदि आप x वर्ग का गुणांक इस आधार पर 3 लिख देते हैं तो इसका आंसर गलत माना जाएगा। लेकिन यदि ऋण 3 लिखते हैं तो ऋण 3 के आधार पे आपने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है वो सही है। x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, तो x यहाँ पे दिख रहा है, x का गुणांक क्या है, 4 है। x के साथ में क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखें दिए गए बहुपद का स्थिर पद क्या है, तो यहाँ पर स्थिर पद बराबर कितना आ जाएगा, 5। यदि यहाँ पे ऋण चिन्ह दिया होता तो फिर यहाँ पे स्थिर पद कितना लिखते, ऋण 5। तो इतनी गतिविधियों को आप अध्ययन के रूप में लें और इससे संबंधित कुछ गतिविधियाँ पुस्तक में दी गई हैं। तो बहुपद वाले अध्याय से इस प्रकार की गतिविधियों को प्रश्नावली के द्वारा हल करने की कोशिश करें। इसके क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन अगले अंक में इसी अध्याय से संबंधित नई गतिविधियों का समावेश करके एक नए अंक का निर्माण करके हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक कि सभी बच्चे इस अवधारणा के आधार पर इन सभी गतिविधियों को देखें, पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। कहीं पे भी यदि असुविधा होती है तो आप जानकारी ग्रुप में भेज के हमारे लिए अवगत जरूर कराएं। तब तक सभी बच्चों के लिए धन्यवाद।